नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपना यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की रैली थी और इस रैली में ठीक है, भीड़-भाड़ तो ठीक थी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आई कि इस रैली को इस टाइम करने का औचित्य क्या था? और वो भी दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी तो नॉर्थ इंडिया में तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। इलेक्शन है तो आसाम में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, पुडुचेरी में है और वो भी 2026 में है। 1 साल का टाइम पड़ा है उनमें, 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम। तो अब दिल्ली के अंदर रैली करना ये समझ से बाहर है कि कांग्रेस ने रैली की क्यों? अच्छा, दूसरा फिर ये दोस्तों कि इस जो रैली का जो टॉपिक था यानी थीम था वो था वोट वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो ये मेरे को ये समझ में भी नहीं आया कि ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अगर मोदी जी से इनका तात्पर्य ये है कि मोदी जी गद्दी छोड़े तो क्यों छोड़े भाई मोदी जी गद्दी? पहली बात तो ये है कि 4 साल रह रहे हैं अभी इलेक्शन में। अभी तो कांग उसकी बीजेपी की सरकार बनी और अभी ये कह रहे हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़े, किस लिए? पता है कितनी मेहनत से सरकार बनानी पड़ती है, कितना क्या कुछ करना पड़ता है। कभी ईवीएम हैक करनी पड़ती है, कभी चुनाव आयोग को अपनी जेब में डालना पड़ता है यानी अपनी मुट्ठी में बंद करना पड़ता है चुनाव आयोग को और कभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है और अब ये कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ो। बिल्कुल गलत बात है, गद्दी नहीं छोड़नी चाहिए, इनकी डिमांड ही गलत है। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। अब रैली की बात करते हैं कि जो दिल्ली में रैली हुई, ठीक है, वो थोड़ी भीड़-भाड़ के हिसाब से ठीक थी। लेकिन भीड़ से मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसी भी रैली का सफलता का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सफलता है सफलता का अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो उस रैली को सफल मानेंगे। लेकिन रैली की भीड़ से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो उसको वोटों में तब्दील वो पार्टी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी या फिर उसकी सीट आएँगी या बढ़ेंगी या घटेंगी, इस चीज़ से रैली से नहीं पता चलाया जा सकता, पता लग सकता। और ये जो रैली के अंदर दोस्तों नारे लगते हैं, जो वायदे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उनसे भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो रैली सफल होगी ही होगी और उन नारों से, उन दावों से और उन वादों से जो वो पार्टी है जो रैली करती है वो सत्ता में आएगी ही आएगी। अब अगर नारों की बात करें, दावों की बात करें तो मैंने ऐसे-ऐसे नारे देखे हैं कि जिनका कोई मैच ही नहीं होता आपस में। अब जैसे देखिए मैंने हरियाणा में अगर घूमा हूँ तो हरियाणा में दीवारों में मुझे जगह-जगह दिखाई देता है एक नारा है कि अभय नहीं आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। तो ये अभय चौटाला जी की तारीफ में लिखा हुआ है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि महात्मा गांधी जी से और अभय चौटाला जी की तुलना कैसे की गई? अब महात्मा गांधी तो एक अहिंसक आदमी थे और अभय चौटाला जी है वो तो जब उनका मूड करे तब 39 छित्र मार देते हैं और वो भी आईपीएस लेवल के जैसे कि राम सिंह यादव जी ने कहा। हाँ, अगर वो उनके जो चाहने वाले हैं, नारे लिखने वाले हैं, अगर वो सुभाष चंद्र बोस जी से तुलना करते जिनका ये नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, तो उससे तुलना करते तो ठीक है उसमें तो ये भी उसमें अंदाज़ा लगाया जा सके चलो भई इनका अभय चौटाला जी का ये नारा होगा तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं तुम्हें छितर मार दूँगा, उससे तो तुलना होती है। लेकिन महात्मा गांधी जी जैसे अहिंसक आदमी से जो इनके समर्थक हैं वो तुलना करते हैं, तो ये नारा समझ में थोड़ा नहीं आता। ख़ैर चलिए दोस्तों। अच्छा दूसरा अगर वादों की बात करें तो अभी बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने हर घर में सरकारी नौकरी का वादा किया था, जबकि हर आदमी का ये सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। उस सपने को पूरा करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन तब भी लोगों ने वोट नहीं दिए उसके। तो रैली में लगने वाले वादों से भी तो सरकार नहीं आती, वादों से भी तो सीट नहीं मिलती। और रही बात दावों की, तो दावों में जो अपने हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, उन्होंने भी दावा किया था पिछले 2024 के चुनाव में कि अब की बार 375 पार, जबकि अच्छी भली 303 सीट थी 2019 के चुनाव में जब उन्होंने ये दावा किया कि अब की बार 375 पार, तो उल्टा वो सीट घट और गई, 33 सीट और घट गई। उनकी 240 सीट आई जबकि 303 सीट थी। तो दावों से, वादों से और नारों से दीवारों पर लिखने वाले नारों से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ता होगा। ख़ैर दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे थे इसकी रैली की। तो रैली में दोस्तों अब थोड़ा है किसने क्या कहा और कौन किसके लिए फ़ायदेमंद रही, किसके लिए नुकसान में रही, थोड़ा इस विषय के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो रैली दोस्तों जो भीड़ थी ना, उसमें मैं मानता हूँ कि भीड़-भाड़ ठीक-ठाक थी, लेकिन ये जो भीड़ थी ना, ये ज़्यादातर इसमें एक आदमी की जुटाई हुई थी, यानी इस रैली का फ़ायदा हुआ भूपेंद्र हुड्डा जी को। क्यों फ़ायदा हुआ भूपेंद्र हुड्डा जी को कि रामलीला मैदान में जितनी भी भीड़ थी, उसमें से 80% जो भीड़ थी, वो हरियाणा से थी।
और उस हरियाणा से जितनी भी भीड़ थी वो 80% भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की गैदरिंग की हुई थी और इस चीज़ की स्टेज से भी अनाउंस किया कि राहुल गांधी जी ने भी अनाउंस किया कि भाई जितने भी ये जो पब्लिक आई है ये हरियाणा से आई है और हरियाणा से बहुत सारे लोग आए। बार-बार उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी की भी तारीफ़ की, दीपेंद्र हुड्डा जी की तारीफ़ की और जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं राव वीरेंद्र सिंह जी उनकी भी तारीफ़ की। खैर दोस्तों, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इस रैली से। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा स्टेज पे आके खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने कि हरियाणा की सरकार भी वोट चोरी से बनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हरियाणा की सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा जी के गलत फैसलों के कारण हारी थी कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जी के गलत नीति सीटिंग गेटिंग की गलत नीति के कारण या फिर गलत डिस्ट्रीब्यूशन सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन या आपस में फूट के कारण जो कांग्रेस हारी थी, वो दाग धोने का प्रयास किया गया और जानते पूछते हुए भी सभी ने ये कहा कि भाई हरियाणा की जो सरकार है वो वोट चोरी के कारण सरकार बनी है। तो ये फायदा भूपेंद्र हुड्डा जी को हुआ कि अब उनके ऊपर जो लोग ये कहा करते कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस को हरवाया है, तो अब कम से कम अब चाहे मन में तो कोई कुछ भी सोचे लेकिन कम से कम उनकी फेस शेविंग तो होगी ना कि अब ये आरोप तो उनको नहीं लगेगा, अब तो सीधी कह दें भाई वोट चोरी के कारण बनी है। खैर दोस्तों, चलिए ये तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं दोस्तों कि इस रैली में किसने क्या कहा? तो इसमें सबसे पहले तो हम निचले उससे पायदान से शुरू करते हैं। वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस के महासचिव हैं। उन्होंने इस रैली में कहा कि भाई हमने 55 लाख सिग्नेचर करवाए हैं वोट चोरी के बारे में और ये 55 लाख सिग्नेचर हम शीघ्र ही राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपति जो को अगर वो ज्ञापन सौंप भी देंगे, 55 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी उनको दे देंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अरे वो कांग्रेस की जो कांग्रेस की पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने इतनी ताकत लगाई क्यों? 55 लाख लोगों को तंग किया, उनके सिग्नेचर करवाए और 55 लाख लोगों तक जाने के लिए उन्होंने कितने आदमियों की ड्यूटी लगाई होगी, उनका कितना एनर्जी वेस्ट हुई होगी, पैसा वेस्ट किया होगा, रिज़ल्ट क्या? रिज़ल्ट ज़ीरो क्योंकि राष्ट्रपति जी क्या कर लेंगे? 55 लाख लोगों के सिग्नेचर रख के उनको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, उससे कुछ ये तो है नहीं कि वो इलेक्शन को का खत्म कर देंगे और कैंसल करके नए सिरे से इलेक्शन करवा देंगे, ऐसा तो होने से रहा। तो फिर 55 लाख लोगों को तंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? चलिए खैर दोस्तों कोई बात नहीं। अब इसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि मेरे बेटे का ऑपरेशन था और उनका 8 घंटे में ऑपरेशन था लेकिन मैंने ये सोचा कि देश को बचाना ज़रूरी है, मेरे बेटे को चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये समझ में नहीं आया कि देश को हो क्या रहा है? देश तो अच्छा-भला चलने लग रहा है, किसी में कोई समस्या नहीं रही। बात ऑपरेशन की तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना था और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या था, ठीक है परिवार को होना चाहिए, पिताजी को होना चाहिए, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में नहीं आते जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस की कितनी किरकिरी होती। तो उन्होंने अपनी उसको बचाने के लिए खाम-खाम देश के ऊपर अपना वो लादने लग रहे हैं कि भाई मेरा बेटा चाहे मरो चाहे मत मरो, जबकि उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं था, जाकर बैठना था, ऑपरेशन करना था, डॉक्टरों ने करना था। खाम-खाम की अपनी हवा बनाने लग रहे पब्लिक के सामने। खैर चलिए दोस्तों, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाने लेकिन अब ये बात करते हैं प्रियंका वाड्रा जी की। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि पीएम ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो बैटिंग ऐप चलाते हैं। तो बैटिंग ऐप चलाते हैं तो पहली बात तो ये है कि बैटिंग ऐप चलाते हैं तो सबूत इकट्ठे करिए और प्रेस के सामने रखिए, उनको कोर्ट में जाइए। तो यहाँ बैटिंग ये आरोप लगाने का कि पीएम ऑफिस के अधिकारी बैटिंग ऐप चलाते हैं तो यहाँ क्या फ़ायदा है? का एक्शन लो उसके ऊपर, सबूत इकट्ठे करो और देश के सामने रखो इस चीज़ को। सबूत कोई है नहीं, खामख़ाम स्टेज पे अपनी हवा बनाने लग रहे हैं। ख़ैर चलिए दोस्तों। अच्छा बिहार में प्रियंका वाड्रा जी ने अगला वो कहा उसके अंदर भाषण देते हुए कि बिहार में 65 लाख वोट काटे। भाई काटे तो काटे, राजनीति है, साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीके से लोग सत्ता में आते हैं। अब तुमने कौन-सा कसर की थी जब भजन लाल की सरकार थी, भजन लाल ने देवीलाल जी के उनको एमएलए को तोड़ के सरकार बनाई थी, भजन लाल जी कांग्रेस के ही तो थे। तो जब कांग्रेस ऐसा कर सकती है, तो बीजेपी ने ऐसा कर दिया तो क्या नुकसान है इसमें? वो राजनीति के अंदर सत्ता प्राप्ति के अंदर तो पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। अब क क नो उसके स इलेक्शन के लिए महम-कांड सुना होगा आपने महम-कांड के बारे में, वो क्या था? वो राजनीति का ही तो एक वो था ना, सत्ता प्राप्ति का ही तो एक माध्यम था ना। अब सत्ता प्राप्ति के लिए भजनलाल ने देवीलाल जी की वो एमएलए तोड़ दिए, तो तब तो वो उनको ठीक मान रहे और अब 65 लाख वोट काट दिए, तो अब प्रियंका वाड्रा जी चिल्लाने लग रही है कि 65 लाख वोट काट दिए। चलिए खैर दोस्तों। अच्छा उसके बाद वो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी 8,000 किलोमीटर पैदल चले। वो पैदल चले तो थोड़ी बहुत सीट आई,
क्या सहन कर दिया है। पहले 52 सीट थी, 52 सीट से 99 सीट आई तो उसी 8000 किलोमीटर के कारण ही तो आई ना। अगर वो नहीं बैठते तो क्या पता 52 की 50 हो जाती, 40 हो जाती। तो इसमें उल्टा कांग्रेस को फायदा हुआ और उसको वो आरोप लगाने लग रही है कि 8000 किलोमीटर चले चले तो सीट आई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। तो इसमें ये कहने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत है। क्या, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहली जो उसमें भाषण में कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही सत्य है। तो इस बात के ऊपर दोस्तों मैं अब तक सोच रहा हूँ कि ये डीएनए में सच्चाई कहाँ से आ गई कांग्रेस में। अगर हम चलिए जवाहरलाल नेहरू या आगे की बात भी छोड़े तो हम राहुल गांधी जी या इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात करते हैं। राहुल गांधी जी के जो दादा जी थे, जिनको फिरोज गांधी कहा करता है, कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो फिरोज गांधी नहीं थे। वो पारसी समुदाय से थे और उनका पूरा नाम था फिरोज खान। और फिरोज खान के पिताजी का नाम था जहांगीर खान, जो कि एक मुस्लिम परिवार, गांधी मुस्लिम परिवार हुआ करते। और उनकी जो माताजी थी, फिरोज खान की जो माताजी थी, रती बाई उनका नाम था, वो पारसी परिवार से थी। लेकिन पारसी परिवार की ये परंपरा है कि वो पारसी लड़की को तभी माना जाएगा जब उसका पति भी पारसी हो, अन्यथा वो पारसी नहीं मानी जाती। तो मुस्लिम हुई। तो मुस्लिम का लड़का तो मुस्लिम ही होगा ना जी। फिरोज खान वो था, तो राहुल जो राजीव थे वो गांधी कहाँ से हो गए? वो भी तो राजीव खान होने चाहिए और राजीव खान का लड़का राहुल है। तो राहुल का जो डीएनए है वो भी तो मुस्लिम का ही डीएनए है। और अब ये कह रहे हैं, कभी तो ये कह रहे हैं कि हम गांधी हैं, कभी ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। तो डीएनए में सत्य कहाँ होगा? ये तो सारा ही झूठ है, डीएनए ही झूठा है। राहुल गांधी का और इसका इंदिरा गांधी परिवार का जो डीएनए झूठा है और उसको ये कहने लग रहे हैं कि कांग्रेस का डीएनए ही सच है। चलिए दोस्तों, ये क्या कह सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, और अब वो दोस्तों राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के नाम याद रखें। 3 उन्होंने बार-बार, प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी, तीनों चुनाव आयुक्त जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम रखे, का हम इनके नामों को नहीं बोलेंगे। ठीक है, रटे रहो, क्या करोगे? आज सत्ता आएगी तो क्या कर लोगे? क्या उन तीनों को 39-39 जूते मारोगे? है इतनी हिम्मत? अरे सर जी, ये हिम्मत तो किसी दबंग आदमी के अंदर होती। कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को 39 जूते मार दें। नाम रटते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़े दिन में रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद आराम से की ज़िंदगी जिएँगे। लोगों को काम-काम भ्रम में डालने का या उसका वो बनाने का, अपनी हवा बनाने का, हम इनके नाम याद रखेंगे और जब हमारी सरकार आएगी ये करेंगे, वो करें। कांग्रेस में वो दम नहीं है। ख़ैर चलिए दोस्तों, तो ये तो अपनी-अपनी बात है। तो ये रैली थी दोस्तों, कल की रैली। तो कल का ये जो रैली का जो विश्लेषण है, ये हमारे अपने भारत लिंक के ग्लोबल चैनल के हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये रैली का यही विश्लेषण होता है। बाकी ये है कि लोग, कोई इसको सफल कहता है, कोई असफल कहता है। बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। जो कांग्रेस है वो इसको एक सफल मान के ना अपने उसमें फ़ायदा किसी को, सिर्फ़ मुझे लगता है कि एक आदमी को फ़ायदा हुआ है, वो है भूपेंद्र हुड्डा जी। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के जो आरोप लग रहे थे वो कुछ हल्के हुए हैं, ये फ़ायदा हुआ। और इसके अब कम से कम वो आँख मिलाने के लिए वो है कि हाँ भाई, ये वोट चोरी की सरकार है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भई ये भूपेंद्र हुड्डा जी की नीतियों के कारण आ रही है। ख़ैर चलिए दोस्तों, अब तो कुल मिला के कहने का ये था कि क रैली थी और रैली लगभग ठीक-ठाक रही, सफल रही। अब क्यों हुई, कैसे हुई, क्या विषय रहा, किसको फ़ायदा हुआ, ये तो अपना-अपना अंदाज़ा होता है दोस्तों। ख़ैर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये विश्लेषण ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और मेरा विश्लेषण गलत है, तो भी आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप कमेंट करके बताएँ, मेरे वीडियो को हाइप करें। और चलते-चलते एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के जो विश्लेषण है, मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।